गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपके अपने चैनल परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग CGPCS मेंस पेपर 7 पार्ट 3 के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है IIT। अभी तक कौन से टॉपिक देख चुके हैं उसको एक बार सरसरी तौर पे देख लेते हैं। अभी तक हम देख चुके हैं भारत में मानव संसाधन विकास, भारत में कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजितता एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन, मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाएं एवं परिषद। इसके अंतर्गत आने वाले जो परिषद हैं उनमें से आपका है NCHER, NCERT, न्यूपा, UGC, ओपन यूनिवर्सिटी, AICTU, NCTE, NCVT, ICAR और आज का जो हमारा टॉपिक है IIT। ये सारे टॉपिक अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। जो आज नए हैं चैनल पे या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर इस टॉपिक से संबंधित जितना भी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से जाकर इसके पहले जितने भी क्लासेस हैं उसको आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है IIT को आज हम देखेंगे और अधिकांश विद्यार्थियों का ये डिमांड रहता है कि आप PDF चाहिए रहता है, तो PDF भी आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दिया रहेगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसका आपका PDF मिल जाएगा। और मेरा मानना ये है कि आप PDF के पीछे जाने से ज़्यादा अच्छा है आप वीडियो को एक बार अच्छे से सरसरी तौर पे देखिए, उसके बाद आप उसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि PDF में बहुत सारी चीज़ है जो मैं बोल के बताती हूँ वो आपका उसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा है आप क्लास देखते समय आप अपना नोट्स बनाएं। सुविधा के लिए आपको PDF भी मिल जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, इसमें स्थापना और इसके बारे में एक मोटा मोटा जानकारी पहले ले लेते हैं। तो इसके स्थापना के संबंध में नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए अपना सिफारिश दिया। सर्वप्रथम क्या किया गया था, एक कमेटी गठित की गई थी कि जो उच्च संस्थान है या हायर एजुकेशन है उसका स्थापना किस तरीके से होना चाहिए। तो इसके लिए एक कमेटी गठित हुआ था। यहाँ पर आप अपना नाम याद रखेंगे, क्योंकि आंसर में इसका मेंशन करते हैं तो आपका जो उत्तर है वो अन्य की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में, और इनका राय क्या था, इसे आधार मानकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई, जिसमें प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता के पास खड़गपुर में 1950 में की गई थी। तो यहाँ पर आपको एक तो मेंस के लिए भी आपको फैक्ट मिल गया। इसके अलावा आपका GS में जैसे आप अभी तक इससे संबंधित टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं, तो हमारे जितने भी IITs हैं भारत में, तो उसमें से पहला कौन सा है, तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा। कलकत्ता में पहला आपका स्थापित किया गया था 1950 में खड़गपुर में। तो जाहिर सी बात है 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ था, तो उसके कुछ दिन बाद में ही इसकी स्थापना की गई थी। पहला कौन सा है, खड़गपुर। 15 सितंबर 1956 को भारत की संसद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम को मंजूरी देते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया। इसके बाद क्रमशः मुंबई, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली आदि की स्थापना की गई। वर्तमान में इनकी कुल संख्या है 23। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है कि किस कमेटी की अध्यक्षता में की गई थी, ये कौन सा है, नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में कब की गई थी, 1950 में। और कहाँ किया गया था, खड़गपुर, कलकत्ता में, है ना, ये पहला हो गया। उसके बाद ये तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, किंतु 15 सितंबर 1956 में जैसे ये अधिनियम है, इसके लिए अलग से अधिनियम भी बना दिया गया। अधिनियम क्या होता है, कोई भी चीज़ को अगर कानून बनाना है, नियम बनाना है, तो सबसे पहले संसद में एक बिल पास किया जाता है जिसको आपका विधेयक कहते हैं। और इस विधेयक पर जब राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तो वो अधिनियम का रूप ले लेता है, एक तरीके से नियम या कानून बन जाता है। तो इसके लिए भी एक नियम बनाया गया। कब बनाया गया, 15 सितंबर 1956 में। और यह था क्या, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम। अब इसके तहत पहले तो 1950 में स्थापना हो चुकी थी खड़गपुर IIT की, कहाँ था ये, कलकत्ता में। अब एक एक करके सुविधा हिसाब से और बहुत सारे आपके जो IITs हैं उसकी स्थापना भारत में होने लगी। और अभी वर्तमान में 2020 में जब आप ये क्लास सुन रहे हैं तब तक अभी वर्तमान में 23 IITs भारत में हैं। अब इन IITs की स्थापना तो की गई, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य को समझ लेते हैं। उद्देश्य, IIT का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही अध्ययन का
आधुनिकीकरण करना और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना है। विज्ञान प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय योजना के भाग के रूप में 5 उच्च अध्ययन और अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं जो निम्नानुसार हैं। देखिए, मेन उद्देश्य तो किसी भी हायर एजुकेशन का अगर उसकी स्थापना की जाती है तो एक तो शिक्षा तो रहता ही है पहला पॉइंट में। दूसरा है, क्योंकि अभी जो समय है वर्तमान समय, तो ग्लोबलाइजेशन का समय है, तो आधुनिकीकरण तो करना ही है। साथ में क्या है, जिस क्षेत्र में इसकी स्थापना की जा रही है, जैसे सामान्य शिक्षा भी है या मेडिकल का है या आपका इंजीनियरिंग फील्ड है, तो वहाँ पर उसमें रिसर्च वर्क का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो रिसर्च पर भी फोकस किया जाता है। तो आपका आईआईटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपकी शिक्षा को तो मतलब ग्लोबल स्तर पर ले जाना ही है, साथ में ही आपका हो गया रिसर्च वर्क को भी बढ़ावा देना है। तो इसके अंतर्गत कुछ जो अलग से विभाग हैं जिसको कह सकते हैं या अलग क्षेत्र हैं, इसके अंतर्गत शामिल किया गया। आईआईटी के अंतर्गत ही जो अलग अलग केंद्र हैं इनको सम्मिलित किया गया है। इनका काम तो क्या है ये समझ आ गया, और ये कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। इसमें है आपका पहला भारतीय ऊर्जा अध्ययन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दूसरा है भौतिकी विज्ञान, ये है कानपुर में, तीसरा है क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग खड़गपुर में, उसके बाद फोर्थ है समुद्री इंजीनियरिंग चेन्नई में, और संसाधन इंजीनियरिंग मुंबई में। ये इस तरीके से 5 इसके अलग अलग ब्रांच हैं, इनको स्थापित किया गया है। और इनका मेन उद्देश्य क्या है, जैसे समुद्र विज्ञान हो गया, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग हो गया, या संसाधन, जैसे आप देखते हैं कि संसाधन के अंतर्गत स्थल में भी या जल में भी एक विभाग ऐसा है जो सर्वे का काम करता रहता है, एक तो खनन का काम करता है। जैसे सिंपल इसको समझने के लिए हम देखें, एससीसीएल है, एससीसीएल के बारे में आप सभी जानते हैं। ये क्या करता है, ये खनन का कार्य करता है, कोल फील्ड से संबंधित है और कोयला खनन का काम करता है। तो अब ये खनन का कार्य करता है, लेकिन इसको क्या है, अगर इसको खुद को सर्वे करना पड़े या कहाँ पर कौन सा खनिज है, इसका भी काम इसको करना पड़ेगा, तो इसके लिए कार्यभार ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए एक अलग से विभाग बना दिया गया है जो काम करता है, जो संसाधन है, चाहे वो स्थल है या जल में, वो उसको सर्च करता है कि कहाँ पर कौन सा संसाधन मिल सकता है। तो उसके लिए हो गया आपका संसाधन इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी की भी मदद की जाती है। तो इसके संसाधन इंजीनियरिंग जो कि इसका मुख्यालय है मुंबई में, इसके अंतर्गत वो विभिन्न इसमें काम आने वाले जितने भी टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करता है और इसमें रिसर्च वर्क करता है। समुद्र इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर सिंपल नाम से भी स्पष्ट है, इसका मुख्यालय आपका चेन्नई है। और समुद्र इंजीनियरिंग में जितने भी जरूरत, समुद्र इंजीनियरिंग में जो आवश्यकताएं इससे हो सकती हैं उसमें भी रिसर्च वर्क करता है और इसमें डेवलपमेंट करता है। क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग हो गया, भौतिक विज्ञान और बाकी जैसे ऊर्जा से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ों जो नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं, इसमें विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएँ हो सकती हैं और उसमें और क्या विकास किया जा सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसका रिसर्च कार्य चलता रहता है। और ये सरकार को भी है या जो संस्थान है बड़े बड़े, आपका डीआरडीओ हो गया, ये सब चीज़ को सपोर्ट करता है। उसके बाद इसका संरचना अगर हम देखें तो संरचना में आईआईटी में जो सर्वोच्च इसके पर्यवेक्षक होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो भी हैं। अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, तो इसके सर्वोच्च पर्यवेक्षक होंगे। तो सिंपल सा है, जो भी राष्ट्रपति होंगे इसके मेन पर्यवेक्षक होंगे। और इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों का जो अनुपात होता है ये 1:9 होता है। इसका मतलब ये है कि 9 स्टूडेंट हैं या 9 स्टूडेंट हैं, उनके पीछे एक टीचर्स होता है। एक रेशियो रहता है, एक स्टैंडर्ड रेशियो रहता है, उसका कहाँ तक पालन होता है वो निर्भर करता है आप उस संस्थान के बॉडी पे। इसको और समझने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन आप ये सारे संस्थान पढ़ रहे हैं तो एक जनरल अवेयरनेस के रूप में आपको जानकारी होना चाहिए। तो बॉडी कैसा होता है कोई भी इंस्टीट्यूशन का, उसको हम देख लेते हैं। इस जो चार्ट है एक तरीके से, इसमें आपको स्पष्ट हो रहा है ये किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो संस्थान है उनका एक बॉडी होता है, गवर्निंग बॉडी। तो इसमें क्या क्या रहता है, एक फैकल्टी, उसको देख लेते हैं। जैसे आपका बोर्ड ऑफ, यहाँ पर आप देखेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, यहाँ में ऊपर में जो है विजिटर और आईआईटी काउंसिल। तो यहाँ पर आईआईटी काउंसिल रहता है। विजिटर का तात्पर्य ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ से क्या होते हैं, पास आउट हो गए रहते हैं, तो उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो विजिट करते हैं, उनको मिला करके एक विजिटर कमेटी बना दिया जाता है। ये सिंपल सा विजिटर मतलब जो आप समझते हैं उसका मतलब यही है। आईआईटी काउंसिल होता है और काउंसिल के अंतर्गत बहुत सारे मेंबर होते हैं, और जो बोर्ड होता है गवर्निंग बोर्ड, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे मेंबर होते हैं। मेंबर की संख्या कितनी हो सकती है वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन पे। उसके बाद मेन है हो गया आपका डायरेक्टर, एक डायरेक्टर होता है। उसके अलावा डायरेक्टर के अंतर्गत ही एक डिप्यूटी डायरेक्टर होता है। अब डिप्यूटी डायरेक्टर के नीचे में
रजिस्ट्रार होता है। अब रजिस्ट्रार के अलावा भी जैसे डीन हो गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जरूरी नहीं इंजीनियरिंग है तो केवल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, फैकल्टी होती है, तो सबका अपना अपना एक डीन होता है। उसके बाद उस मेन फैकल्टी के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, उसमें डिपार्टमेंट का एक एचओडी होता है, हेड होता है, उसके बाद हेड के अंतर्गत जितने फैकल्टीज हैं वो शामिल रहते हैं। उसके बाद एक यूनियन होता है, जो स्टूडेंट काउंसिल होता है उनका एक संगठन होता है। इसके अलावा आपका होता है चेयरमैन के अंतर्गत इसमें आप शामिल कर सकते हैं, जैसे इसमें कॉलेज के फैकल्टी के अंतर्गत जो मेंबर हैं वो तो रहते हैं, इसके अलावा जैसे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो वहाँ पर जो उनको फाइनेंस करते हैं वो मेंबर भी इस काउंसिल के अंतर्गत शामिल रहते हैं। तो इस तरीके से एक मोटा मोटा उसका स्ट्रक्चर है। ये कई जगह इसमें कुछ रहेगा कुछ नहीं रहेगा, तो मोटा जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से रहता है। जो आपका संरचना है उसको हम देखेंगे, तो यहाँ पर इसको आपको ना तो याद करना है, केवल सामान्य जानकारी के लिए है ये आपके, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आज जिस कॉलेज से पढ़े तो वहाँ का बॉडी कैसा है वो समझने के लिए, ये आपके एग्जाम के लिए या मेंस में आपको शो नहीं करना है। और इस तरीके से क्वेश्चन भी अभी तक नहीं पूछा गया है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। IITs में एडमिशन कैसा होता है, प्रवेश या उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार होता है, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसका अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए समय समय पे हर साल इसका आयोजन होता ही है। तो इसमें अभी थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। पहले क्या था, जैसे अभी आपका JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, संयुक्त प्रवेश भर्ती परीक्षा 2012 में। यहाँ पर क्या करता था CBSE, 2012 के पहले CBSE दो तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम देता था। एक था IIT JEE और AIEEE होता था, दो तरीके से एग्ज़ाम होता था। तो इसको क्या कर दिया गया, इसको ज्वाइन करके अब एक ही एग्ज़ाम लिया जाता है JEE। अब इसमें मेंस होता है और एडवांस होता है। तो ये इंट्रेंस सिंपल सा, इसको समझने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको समझना नहीं। इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सभी को पता है, आप ग्रेजुएट होंगे या PhD की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें इंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इंट्रेंस एग्जाम को जो स्वरूप है उसको चेंज किया गया था 2012 के पहले। ये इस तरीके से दो होता था, अब उसको दोनों को मिला करके मर्ज कर दिया गया है और एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें भी क्या होता है, मेंस और एडवांस होता है। और लगभग एक वर्ष में 8000 तक के जो स्नातक पूर्व हैं विद्यार्थी वो एडमिशन एक लगभग लेते हैं, पास आउट होते हैं और एडमिशन के बाद। उसके अलावा है एक गेट भी होता है, इसमें ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। जो ग्रेजुएशन, ये तो आपका जो एग्ज़ाम है JEE वो 12th पास के बाद IITs में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है अपना प्रवेश के लिए। उसके बाद जो गेट है वो आपके ग्रेजुएट जो हो चुके हैं, तो ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम होता है और इसमें आपका स्कॉलर्स भी मिलता है अगर पास आउट होते हैं। उसके बाद आप जो कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं IITs कॉलेज में। वर्तमान में जो इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम है क्या क्या होता है, IIT तो होता है, BTech है, MSc MPhil MTech MBA PhD, ये सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो इसके अंतर्गत संचालन होता है। उसके बाद अगर हम इसका इम्पोर्टेंस देखें तो इम्पोर्टेंस में सिंपल सा है, इसमें उतना ज़्यादा समझाने लायक भी कुछ नहीं है कि इसका क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी इसका महत्व देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रशिक्षित अभियंताओं और शोधार्थियों का महत्व भारत में नहीं अपितु विदेशों में भी है। इसी से प्रभावित होकर अधिकतर युवा इन संस्थानों में प्रवेश लेना चाहते हैं। जिस प्रकार का क्वेश्चन का पैटर्न है, जिस प्रकार से आपका पूछा गया क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके हिसाब से इसमें आपका स्थापना देख ली, उस उद्देश्य देख लिए और इसमें पाठ्यक्रम क्या क्या हो सकता है और इसमें प्रवेश कैसा होता है और महत्व है। तो आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आया है उसमें आप इसमें से पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं और अगर उसमें महत्व पूछा है तो आप इतना भी लिखते हैं तो पर्याप्त है। तो यहाँ से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना तो नहीं है, अगर क्वेश्चन आता है तो इतना आपका जो कंटेंट है सफिशिएंट है। इसके अलावा जो 23 IITs है उसको हम देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके टॉपिक में IIT है, तो IIT कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत और कहाँ कहाँ है इसको हम देख लेते हैं। में IIT एंड द लोकेशन सॉर्टेड बाय डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसमें IIT की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर है, ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो सरसरी तौर पर एक बार आप इसको देख लीजिए। फर्स्ट है आपका IIT खड़गपुर और कहाँ है ये, आपके वेस्ट बंगाल में। सेकेंड है IIT बॉम्बे महाराष्ट्र में। अब इसमें आपका जो डेट है इस्टेब्लिशमेंट का उसको भी चाहे तो आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, आप नाम भी देख लेते हैं तो उतना पर्याप्त है। उसके बाद थर्ड है आपका IIT मद्रास 1959 में तमिलनाडु में। उसके बाद फोर्थ है IIT कानपुर 1959 में, ये आपके उत्तर प्रदेश। IIT दिल्ली 1961 में, ये आपका दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट है
उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5 नंबर IIT दिल्ली, ये हो गया दिल्ली। उसके बाद 6 है IIT गुवाहाटी 1994 में, आसाम में IIT रुड़की, अब ये कहाँ है आपका उत्तराखंड में IIT रोपड़। उसके बाद ये आपका पंजाब में IIT भुवनेश्वर, ये उड़ीसा में, ये सभी 2000 आपका 8 में। उसके बाद IIT ये है 10th नंबर गुजरात में गांधीनगर, 10th में IIT गांधीनगर कहाँ है गुजरात में, और ये सभी कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ इनका 2008 में। उसके बाद है 11 IIT हैदराबाद तेलंगाना में, IIT जोधपुर आपके राजस्थान में, IIT पटना आपके बिहार में, ये हो गए 13। उसके बाद है IIT इंदौर आपका मध्य प्रदेश में, और ये दोनों हैं IIT मंडी, और ये कहाँ आपका हिमाचल प्रदेश में, इंदौर और मंडी दोनों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इनका 2009 में। नेक्स्ट में है IIT BHU वाराणसी में, और ये आपका है उत्तर प्रदेश में 2012। IIT पलक्कड़ आपका 2015 केरला में, IIT तिरुपति आपका आंध्र प्रदेश में, IIT धनबाद आपका झारखंड में, IIT भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में। जितने भी 23 IIT हैं उनमें से एक आपका है भिलाई में छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है 21 IIT गोवा, ये आपका यहाँ से आपके धनबाद से यहाँ तक आपके 2016 में इनकी स्थापना हुई है। IIT गोवा कहाँ है आपका गोवा में, IIT जम्मू आपके जम्मू एंड कश्मीर में, अब ये तो फिलहाल अब अलग हो गया, लेकिन उस समय ये जम्मू एंड कश्मीर में था। अब IIT धारवाड़ आपका है कर्नाटक, धारवाड़ से स्पष्ट हो रहा कहाँ होगा कर्नाटक। तो जितने भी IIT से लगभग नाम से स्पष्ट हो ही जा रहे हैं सब। उसके अभी तक इसमें देख चुके हैं ये 23 IITs, इसको मैप की सहायता से भी आप देख सकते हैं अच्छे से। अभी तक हमने 23 IITs के नाम देखे और कहाँ पर ये हैं, इनके स्थान देखे किस प्रदेश में हैं। अब इनमें से टॉप 10 IITs को भी देख लेते हैं जो 2020 में NIRF के द्वारा रैंकिंग जारी किया गया है। हर साल चाहे यूनिवर्सिटी हो या कोई भी कॉलेज हो, UGC के द्वारा या फिर NIRF के द्वारा एक लिस्ट जारी किया जाता है टॉप 20 टॉप 10। तो जैसे सामान्य कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसका लिस्ट जारी करता है UGC, उसी तरह के IITs के लिए एक लिस्ट निकालता है आपका हर साल NIRF। तो NIRF को पहले समझ लेते हैं, ये होता क्या है। ये है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये किसके अंतर्गत आता है, ये HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। फिलहाल अभी तो HRD मिनिस्ट्री का नाम क्या है, इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। कब किया गया है, 29 जुलाई 2020 में। और जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसके अंतर्गत इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसी में एक और थोड़ा आप नॉलेज के लिए समझें कि जो HRD मिनिस्ट्री है, जब आपका देश आज़ाद हुआ है उसके बाद इसका जो नाम था वो शिक्षा मंत्रालय ही था। बाद में इसमें चेंजेस हुआ। आज़ादी के बाद इसका नाम क्या था, शिक्षा मंत्रालय था। अब हुआ क्या, 1984-85 के बीच में आपके KC पंत शिक्षा मंत्री थे, और उसी दौरान क्या हुआ, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कौन बने हमारे नए PM, आपके बन गए राजीव गांधी। तो उसी दौरान 26 सितंबर 1985 को इसका नाम क्या कर दिया गया, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, MHRD। कई जगह MHRD लिखा रहता है या HRD लिखा रहता है, उसका मतलब वही है। अब इसका नाम क्या है अभी वर्तमान में, शिक्षा मंत्रालय। और ये किसके अंतर्गत है, ये इसके आपके हैं मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। अब इसमें से जो टॉप, ये समझ आ गया कि जो लिस्ट कौन निकालता है, NIRF निकालता है, और किसके अंतर्गत है, HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो इसमें भी टॉप में है आपके पहले नंबर पे IIT मद्रास है फर्स्ट रैंक में। उसके बाद सेकेंड में है आपके IIT दिल्ली, थर्ड में है IIT बॉम्बे, फोर्थ में है IIT कानपुर, 5 में है IIT खड़गपुर, 6 में है सिक्स में आपका IIT रुड़की, 7 में IIT गुवाहाटी, उसके बाद 8 में है IIT हैदराबाद, उसके बाद 9 में है आपके IIT इंदौर, उसके बाद 10 में है आपका IIT BHU वाराणसी। इसका रैंक आपका है जो 10 है, 9 नहीं है, कुछ सी दूसरे इंस्टीट्यूशन को 9 नंबर मिला होगा, और इसका BHU का है आपका 11, और भी है टॉप
20 तक, तो उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। फिलहाल यहाँ तो क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे आपका आंसर अभी फ़िलहाल अभी का जो मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि अभी तो मेंस पोस्टपोन हो गया है कुछ कारण से, ऐसा भी जान रहे हैं जो अभी मेंस लिखने वाले हैं, तो आपके पास समय है। तो अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर राइटिंग में आप इसका मेंशन कर सकते हैं कि अभी भारत सरकार ने HRD मिनिस्ट्री या शिक्षा मंत्रालय ने 21 के अंतर्गत एक लिस्ट जारी किया गया है। इसमें पहले नंबर से लेकर या 5 तक भी लिख सकते हैं कि टॉप 10 में या टॉप 5 में ये आपके IITs हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक इसमें इतना ही है IIT, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।